तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर और फ्रेश टॉपिक के साथ में। लास्ट टाइम हमने चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप का कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप का, जिसका नाम है गुडविल, वो डिस्कशन करने वाले हैं। देखेंगे गुडविल का नेचर, गुडविल का वैल्यूएशन और किस तरीके से हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे कौन कौन से मेथड रहेंगे जिससे हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। मेरे दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि इस टॉपिक पे से ढेरों क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी बीच के अंदर ये गुडविल का कुछ पार्ट भी वहाँ पर इंक्लूडेड रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ईजी गोइंग में ले लोगे, हो जाएगा। थोड़ा सा 1 या 2 पेज का थ्योरी का पार्ट है, उसके बाद में कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। तो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं क्योंकि इसकी थ्योरी में से आपके जो अभी स्कूल्स में जो एग्ज़ाम्स आएँगे, जैसे पीटी 1 होगा या हार्डली होगा, वहाँ पर यहाँ से कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन जाए तो बन सकता है इस 1 पेज के अंदर से। इसलिए हम थोड़ा-सा एक बार बेसिक देख लेंगे गुडविल का, थ्योरी का, और उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्तों, अगर हम डेफ़िनेशन की बात करें गुडविल की, तो गुडविल आपने पहले भी सुना है, आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है गुडविल। तो यहाँ पर अपन थोड़ा-सा एक बार रिकैप कर लेते हैं इसका। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। आप जानते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के और भी अगर आपको एग्ज़ाम्पल देने हो तो क्या-क्या हो सकते हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसका किसी भी कंपनी का लोगो, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उसकी इंटेंजिबल एसेट्स हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज। देखो क्या बोल रहा है, विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज able to earn higher profit विदाउट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। देखो यार, ये बुक की लैंग्वेज है। बुक क्या बोल रही है? बुक ये बोल रही है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है विच प्लेस एन एंटरप्राइज एन एडवांटेज। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपको एक एडवांटेज मिलता है। मैं बुक की लैंग्वेज पे बाद में आता हूँ। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा अपनी देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अपनी रनिंग लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो गुडविल क्या है मेरे दोस्तों? गुडविल सीधी-सीधी एक बिज़नेस की रेपो है। और जिस बिज़नेस की रेपो जितनी ज़्यादा होगी, उस बिज़नेस की सेल उतनी ज़्यादा होगी, और जब बिज़नेस की सेल ज़्यादा होगी तो डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होंगे। तो गुडविल का डायरेक्ट रिलेशन है किससे मेरे दोस्तों? प्रॉफ़िट्स से। तो ऐसा है कि एक छोटा-सा अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तुम्हारे सामने अगर मैं 2 प्रोडक्ट रख दूँ बिल्कुल नए, तुम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो। ऐसा है कि मैं तुम्हें बोलूँ कि भैया तुम कंस्ट्रक्शन में जो तुम आयरन काम में ले रहे हो, जो तुम सरिया काम में ले रहे हो, वो किसका है? एक तो मेरे पास में टाटा कंपनी का है और एक दूसरी कोई कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, एक मेरे पास में उसका है। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन-सी कंपनी का लोगे? तुम डेफ़िनेटली टाटा कंपनी का ही बायर करोगे, बशर्ते कि दोनों के बीच में रेट का डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा ना हो। क्यों? तुमने टाटा ही क्यों सेलेक्ट करा? तुमने टाटा इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि तुम टाटा को पहले से जानते हो। जिसे तुम पहले से जानते हो उसकी अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में एक रेपो बिल्डअप हो रखी है, और उस रेपो के अकॉर्डिंग क्या है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बनी हुई है कि भैया अगर टाटा की कंपनी का प्रोडक्ट है तो डेफ़िनेटली अच्छा तो वो होगा। उसमें कोई दोहराई नहीं है। हो सकता है कि उसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो, पर क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ टाटा नहीं करता है। तो ये आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है ना, सेट है आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में उसकी गुडविल इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है इतने टाइम से, उसके प्रोडक्ट यूज़ करते हुए या फिर उसका एडवर्टाइज़मेंट देखते-देखते, या फिर आप उसको पहले से जानते हो इसलिए। तो बिल्कुल वैसे ही गुडविल है। गुडविल किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए एक एडवांटेज का काम करती है। एडवांटेज किस चीज़ का? एडवांटेज इस चीज़ का जिससे क्या हो जाते हैं, उसके सेल जो है वो सेल बढ़ती है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, उसकी सेल अपने आप इंक्रीज़ होती जाती है। उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? गुडविल। तो बड़ा ही ईज़ी है इसको समझना।
अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, गुडविल की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन यहाँ पर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या उसके फीचर्स बोल लो गुडविल के, उसमें सबसे पहला फीचर आप जानते ही हैं, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एन एंटरप्राइज। आप एंटरप्राइज से गुडविल को अलग नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल साथ साथ में हैं। जैसे टाटा की अपनी एक इमेज है तो वो टाटा के साथ ही है। अगर आप टाटा कंपनी में से ये सिर्फ टाटा का नाम भी हटा दोगे ना, तब भी क्या होगा, एक बार के लिए उसकी सेल पे फर्क पड़ जाएगा कि यार कहीं ये कंपनी बिक तो नहीं गई है किसी के साथ में। तो अगर किसी के साथ में कोई कंपनी जुड़ी हुई है, अगर आज मैं कोई काम करना चाहूँ और मेरे साथ में कौन सी कंपनी जुड़ जाए, टाटा कंपनी जुड़ जाए वो काम करने के लिए, तो ऑब्वियस बात है मेरी सेल स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रहने वाली है। बट अगर मुझे थोड़े टाइम बाद में वो टाटा कंपनी छोड़ के चली जाए कि भैया अब हो गया हमारा काम, अब हम जा रहे हैं बस, तो क्या मेरा अकेला वो प्रोडक्ट बिक जाएगा? मैं अकेले अगर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहूँ तो वो बिक जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मेरी मार्केट में इतनी इमेज या मेरी अभी गुडविल नहीं बनी है। टाटा कंपनी की पहले से ही गुडविल है। तो जैसे ही टाटा कंपनी चली गई, लोगों में जो विश्वास था, जो गुडविल थी, वो गुडविल भी टाटा कंपनी के साथ ही क्या हो गई, चली गई। तो इसलिए कहते हैं कि जो गुडविल है उसको बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता, वो बिजनेस के साथ ही, वो ऑर्गेनाइजेशन के, वो एंटरप्राइज के साथ ही जुड़ी हुई है बिल्कुल। तो ये हो जाता है आपका सेकंड पॉइंट। इसके बाद में अगर अपन बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स मोर फ्रिक्वेंटली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। सीधी सीधी बात है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका, कि अगर तुम जिस भी मोहल्ले में रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो, वहाँ पर डेफिनेटली शॉप्स वगैरह तो होंगी होंगी। वो तुम एक ग्रॉसरी शॉप समझ लो। अब देखो सारे ग्रॉसरी शॉप लगभग लगभग एक जैसा सामान रखते हैं, पर फिर भी ऐसा होता है कि तुम जिस ग्रॉसरी शॉप से हमेशा सामान लेके आते हो, गुड्स परचेस करते हो, तुम हर बार उसी शॉपकीपर के पास में बार बार जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस शॉपकीपर की कोई इमेज डेवलप होगी होगी, इमेज बन गई होगी कि यार ये सामान बहुत अच्छा देता है। पास में ही एक दूसरा है, वो बहुत घटिया सामान देता है, वो हमें पुराना सामान भी दे देता है। अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हमें गुड्स पसंद नहीं आता तो वो वापस रिटर्न भी नहीं करता है, और ये शॉपकीपर है ये बहुत ही अच्छा है, अगर हमें गुड्स पसंद नहीं आता तो ये वापस रिटर्न भी कर लेता है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में क्या हो जाती है, एक गुडविल उसकी डेवलप हो जाती है। और एक बार जब गुडविल डेवलप हो गई, उसके बाद में आप हमेशा इस ही बिजनेस ओनर के पास में जाओगे, वो दूसरी वाली शॉप के पास में आप कभी भी नहीं जाओगे। तो इस तरीके से जो गुडविल है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, ताकि वो कस्टमर फ्रिक्वेंटली बार बार आपकी ही दुकान पर आए या आपके ही बिजनेस में शॉपिंग करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए आए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और ये हो जाता है आपका थर्ड पॉइंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। देखो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर फुटफॉल बढ़ेगा कस्टमर्स का, और जब फुटफॉल बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो सीधी सीधी सी बात है प्रॉफिट तो बढ़ना ही है। ठीक है, इसके बाद में है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस factors such as location advantages, favorable contacts, brands, trademark, patent, मार्केट रेपुटेशन एक्सेट्रा। ये बोल रहा है कि भैया गुडविल जो है ना, वो एक गुडविल क्रिएट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, या आपकी ब्रांड कितनी बड़ी है, आपका ट्रेडमार्क कैसा है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपका पेटेंट कैसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स मिला के आपकी गुडविल क्रिएट होती है। तो गुडविल के क्रिएशन में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं गुडविल को बनाने में। ये एक लास्ट पॉइंट हो जाता है, फिफ्थ पॉइंट किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को आप किन किन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम गुडविल को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो, एक तो हो जाता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक हो जाएगा आपका क्या, परचेज गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है वो देखो। देखो, एक कोई बंदा है जिसका नाम है मोहन,
चलो नाम रख देते हैं अपन मोहन। मोहन एक बंदा है, इसने बहुत ही इनिशियल स्टेज पे एक बहुत ही छोटी सी शॉप यहाँ पर लगाई है, पर वो बिज़नेस बहुत ही ईमानदारी के साथ में और पूरा वो फ़ोकस्ड रह के अपने बिज़नेस को कर रहा था और थोड़े ही टाइम में उसने वहाँ पर पैसे कमाकर और कस्टमर बेस बढ़ाकर उसने एक बड़ी दुकान डाल ली। उसने अपनी रेपुटेशन उस एरिया में इतनी अच्छी तरीके से डेवलप कर ली कि अब उसका फुटफॉल बढ़ गया कस्टमर्स का और धीरे-धीरे उसके प्रॉफ़िट ज़्यादा होने लगे और उन प्रॉफ़िट से उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉप खोल ली। ये ऐसा क्यों हुआ भैया? ये यहाँ पर इसने कई सालों तक काम करा होगा। देखो ये 1 या 2 दिन की मेहनत तो है नहीं। उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में हो सकता है कि 5 से 10 साल लग गए हों उसे ये शॉप खोलने में। ऐसा नहीं होता कि आपने इस साल स्टार्टिंग में छोटी-सी शॉप डाली और साल के आखिर तक आते-आते आपने इतना पैसा कमा लिया कि आपने बड़ी शॉप डाली। बहुत ही एक्सेप्शनल केस में इस तरीके की चीज़ें होती है। तो इतने सालों में रह के उसने जो कस्टमर बेस बनाया, उसने जो लोगों में विश्वास बनाया, उसने जो लोगों में अपनी गुडविल बनाई, उस गुडविल के सहारे क्या करा उसने अपनी छोटी शॉप से अब क्या डाल दी है भैया, बड़ी शॉप डाल दी है। तो ये कहलाती है भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो उसने खुद ने काम करके इतने सालों में कमाई है। अगर बुक की लैंग्वेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेसमैन और पार्टनर। जो खुद उसने एफर्ट्स लगाए हैं उस बिजनेस में, उससे जो उसने गुडविल अर्न करी है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है मेरे दोस्तों कि ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना मेरे दोस्तों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको हम बुक्स के अंदर नहीं दिखाते हैं। बुक्स में कहीं पर भी देखो, तुमने 11th क्लास में भी गुडविल का नाम सुना होगा। तुमने गुडविल कहाँ लिखी थी, तुमने बैलेंस शीट बनाई थी मेरे दोस्तों, और उस बैलेंस शीट के अंदर तुमने असेट साइड में गुडविल लिखी थी। अब तुम कहोगे कि यार सर आप कह रहे हो कि अभी तो आपने कहा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में नहीं दिखाते, तो बुक्स में फिर वो क्या दिखाते हैं भैया गुडविल? देखो मेरे दोस्तों, वो जो गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होती है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में कभी भी नहीं दिखाएंगे। ये है परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है, जरा एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। ये देखो यार, परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसके लिए बिजनेस ने कोई ना कोई कंसिडरेशन पे करा है, या तो कैश में या फिर काइंड में, वो कहलाती है परचेज गुडविल। देखो यार, अब मैं इसे एक दूसरे एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरीके से होगा। देखो ऐसा है, इधर देखो यार, तुम इधर देखो, देखो यार, ये एक बंदा है जिसका नाम है भैया राम। अरे यार, दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा। ये एक बंदा है जिसका नाम क्या है, राम, और एक दूसरा बंदा है जिसका नाम क्या है भैया, श्याम। दो बंदे हैं हमारे यहाँ पर राम जो है वो बोल रहा है श्याम को कि यार एक काम करो, तुम्हारा जो बिजनेस है तुम मुझे बेच दो, तुम क्या करो, मुझे बेच दो। श्याम बोलता है ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बेच दूंगा। एक काम करो, आप मुझे कितना दे दो, आप मुझे 30 लाख रुपए दे दो इस बिजनेस के लिए। कितने मांग रहा है श्याम? श्याम मांग रहा है कि आप मुझे कितने दे दो, 30 लाख रुपए इस बिजनेस के लिए दे दो और मैं आपको बिजनेस बेच दूंगा। राम बोलता है ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 30 लाख रुपए दे देता हूँ। और राम ने क्या करे, 30 लाख रुपए श्याम को दे दिए और श्याम ने अपना बिजनेस किसको बेच दिया, राम को बेच दिया। अब देखो ऐसा है, जब हमने श्याम की जो असेट है उस असेट का वैल्यूएशन करा तो हमने पाया कि जो श्याम की जो बिजनेस की बिल्डिंग है वो बिल्डिंग कितने की है भैया, 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की हो गई बिल्डिंग। फिर जो श्याम के बिजनेस में जो फर्नीचर वगैरह लगा हुआ था वो फर्नीचर था करीबन 5 लाख रुपए के आसपास का फर्नीचर। उसके बाद में अदर असेट्स के थे करीबन 2 लाख रुपए के आसपास, और अदर असेट्स थी उसके बिजनेस के अंदर। तो देखो ऐसा है
कि जब हमने शाम का बिजनेस खरीदा तो शाम की असेट, जब हमने सारी की सारी असेट हमारी हो गई, तो जब हमने असेट की टोटल लगाई तो टोटल कितनी हो गई भैया? 17 लाख रुपए की टोटल हो जाती है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 17 लाख रुपए की। अब देखो यार, टोटल तो हो रही है 17 लाख रुपए की, असेट तो हमने उससे कितनी ली? 17 लाख रुपए, पर हमने उसको बिजनेस के लिए पे कितने करे भैया? 30 लाख रुपए पे कर दिए। हमने उसको उसकी असेट से कितना ज्यादा पे करा है? हमने उसको उसकी असेट से करीबन करीबन 13 लाख रुपए हमने उसको ज्यादा पे करा है। ये 13 लाख रुपए क्या कहलाएगा भैया? गुडविल। आप जानते हो पहले से, जो राम है वो पहले से जानता है कि जो शाम की असेट है उस असेट की वैल्यू कितनी है? 17 लाख रुपए है। फिर भी शाम 30 लाख रुपए बिजनेस के मांग रहा है और राम उसे दे रहा है। राम उसे इसलिए दे रहा है, ये जो 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं उसने किस बात के दिए हैं? गुडविल के दिए हैं। गुडविल से मतलब है यहाँ पर कि राम पहले से जानता है कि शाम की मार्केट के अंदर इतनी तो रेपुटेशन बन चुकी है कि उसका इतना अच्छा खासा बड़ा कस्टमर बेस है, तो अगर मैं उसका बिजनेस एक्वायर कर लूंगा तो मुझे वो कस्टमर बेस दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास में पहले दिन से ही एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस और पहले से ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रेपुटेशन रहेगी पहले से ही। तो यहाँ पर राम को एडवांटेज मिल रहा है शाम की रेपुटेशन का। तो वो जो रेपुटेशन शाम की वो यूज कर रहा है, उसके बदले में उसने कितने रुपए दिए हैं भैया? 13 लाख रुपए दिए हैं शाम को। तो यहां पर मेरे दोस्तों इसे हम बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल ये क्या कहलाएगी? ये राम के लिए परचेज गुडविल कहलाएगी, क्योंकि राम ने ये गुडविल क्या करी है? शाम से परचेज करी है। राम ने राइट्स परचेज करे हैं शाम से कि भैया आपका बिजनेस हम यूज कर सकते हैं, और इसके बदले में एज ए कंसिडरेशन वो 13 लाख रुपीस पे कर रहा है शाम को। इसे हम बोलेंगे परचेज गुडविल। और हमेशा हमेशा बुक्स के अंदर जो गुडविल शो होती है वो गुडविल हमेशा परचेज गुडविल होती है मेरे दोस्तों। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की क्या नीड्स हैं? क्यों हम ये सारा नाटक ही क्यों कर रहे हैं यार? तुम बोलोगे यार सर ऐसा है कि ये गुडविल गुडविल आप कर रहे हो इतनी देर से, पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करें ही क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की? तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या बोल रहा है? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अपन सीधी सी बात है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर डेफिनेटली पार्टनर्स होंगे। मान लीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इन तीनों का डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो अगर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है तो यहाँ पर हमारे को गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हम हर साल, जैसे साल के लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, हर साल बनाना जरूरी है वो तो। ऐसे ही हर साल हम गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते। गुडविल का वैल्यूएशन हम तभी करते हैं जब हमें उसके वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। और ये कुछ कारण हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन जगहों पर आपको गुडविल के वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो जिसमें पहला ही पहला पॉइंट क्या है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में कभी भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होएगा तो गुडविल के वैल्यूएशन की आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात बोल रहा है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। देखो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, देखो पहले से तो 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। थोड़े टाइम बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि यार हमारे को डी को भी हमारा पार्टनर बना लेना चाहिए, हमें अब कैपिटल की भी जरूरत है और मैन पावर की भी जरूरत है। तो उन्होंने डी को भी क्या कराया? अपने पार्टनरशिप में ऐड कर लिया। तो ये जो डी है, ये डी कहलाएगा भैया न्यू पार्टनर। अब जैसे ही डी आ जाएगा वैसे ही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। होएगा ही सही, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले प्रॉफिट्स किस में डिवाइड होते थे? 3 पार्टनर्स में डिवाइड होते थे। अब वही प्रॉफिट्स कितने पार्टनर्स में डिवाइड होंगे? 4 पार्टनर्स में डिवाइड होंगे। तो भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हो जाएगा ना। और जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा वैसे ही आपको गुडविल का क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात करें तो बोल रहा है व्हेन ए पार्टनर्स रिटायर्स और डाइड। अगर कोई पार्टनर इन तीनों में से, चारों में से थोड़े टाइम बाद में, 10 साल बाद में खुदा ना खास्ता बी की डेथ हो जाती है या फिर बी रिटायर हो जाता है, बोलता है यार अब मेरी एज हो गई, अब मुझसे काम नहीं होगा, तो यहाँ पर बी क्या कर जाता है? यहाँ से लेफ्ट कर जाता है। और जैसे ही वो यहाँ से लेफ्ट करेगा, अब कितने पार्टनर बच गए? 3 पार्टनर बच गए, ए, सी और डी।
अब देखो पहले प्रॉफिट 4 पार्टनर्स में डिवाइड होता था, अब प्रॉफिट 3 पार्टनर में डिवाइड होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। और जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल के वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ऑन गोइंग कंसर्न। देखो ऐसा है कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म आप बेच रहे हो तो जब भी आप पार्टनरशिप फर्म किसी को सेल करोगे तो आपको वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी गुडविल की। देखो यहाँ पर भी हमने जो ऊपर एग्जांपल दिया था राम और श्याम का, तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, उसको 13 लाख रुपीज़ गुडविल के एक्स्ट्रा पे करे ना हमने। ये 13 लाख रुपीज़ ऐसे यूं ही अंदाजे से निकल के नहीं आए, उसने कैलकुलेशन करी है और कैलकुलेशन के बेस पर उसने 13 लाख रुपीज़ क्या निकाले हैं, गुडविल के निकाले हैं। तो बिजनेस बेचते टाइम भी गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ी ना, तो अगर बिजनेस हम सेल करेंगे तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में व्हेन 2 और मोर फर्म अमलगमेट, अमलगमेट हो जाना मतलब मर्जर हो जाना, दो फर्म आपस में जब मिल जाती है, मिलके काम करने लगती है, वो दोनों मर्ज हो चुकी है, तो हम उसे बोलेंगे अमलगमेट। ठीक है, तब भी आपको गुडविल के वैल्यूएशन की क्या पड़ेगी मेरे दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में बोल रहे हैं व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। पार्टनरशिप फर्म अब चेंज हो रही है किसके अंदर, कंपनी के अंदर। देखो ये जो 6th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है और 4th पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट में जो हमारी फर्म है उस फर्म का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो जब भी फर्म का स्ट्रक्चर चेंज होएगा आपको गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो अगर फर्म का स्ट्रक्चर चेंज होगा तब भी गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पार्टनर्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा, पहले 3 पार्टनर थे अब 2 पार्टनर हो गए, पहले 2 पार्टनर थे अब 4 पार्टनर हो गए, ठीक है, तो भी क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरतें कब कब पड़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे दोस्तों, कर लेना इसको, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, बहुत ही ईजी है। आगे आगे हमारा आ गया मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ये है हमारा भैया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी थ्योरी के हिसाब से तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, यही हैं वो प्रैक्टिकल मेथड्स जिनसे हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखा जाए तो गुडविल का वैल्यूएशन बेटा आप 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला मेथड तो हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड हो जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड हो जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। बड़ा ईजी है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 मेथड हैं, एक मेथड तो हो जाएगा सिंपल एवरेज और दूसरा मेथड हो जाएगा वेटेड एवरेज। देखो परेशान मत होना कि अरे यार आप तो मेथड के अंदर और दूसरे मेथड बता रहे हो, ये इतना सिंपल है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इतना ज़्यादा सिंपल है कि एग्ज़ाम में पूछा ही बहुत कम जाता है, और ये दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा ही फ़र्क है। जब अपन क्वेश्चन करने लगेंगे जब ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट में कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं, एक सिंपल मेथड है और एक वेटेड एवरेज है। सुपर प्रॉफिट अपने आप में बेहतरीन है। इसके बाद में अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कैपिटलाइजेशन में फिर से 2 मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड अपने आप में कोई अलग से मेथड नहीं है, आपने जो एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट निकाला है उसी का ही हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन कर देंगे, वही हो जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी-अभी मैंने जो भी तुम्हें बोलने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रहा है, तो घुसाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये नहीं जा रहा दिमाग के अंदर तो इसे इस तरीके से याद भी नहीं करना। ये सिर्फ़ मैं आपको एक आउटलुक दे रहा हूँ कि जब हमारे प्रैक्टिकल्स अब हम स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे जब कौन-कौन से मेथड रहेंगे, जिन मेथड के थ्रू हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो मेरे दोस्तों ये थ्योरेटिकल पार्ट लगभग इतना ही था, इसमें 1 या 2 पॉइंट और हैं, वो अगर अपन प्रैक्टिकल के बीच में भी ले लेंगे तो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जब तक के लिए मेरे दोस्तों मस्त रहो, पढ़ते रहो। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों के पढ़ाई का ज़्यादा लोड नहीं है, इस चीज़ का तुम फ़ायदा उठाओ और ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रूर। जय हिंद।